कैसे हैं आप सब। आप सबका एएससी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए, पहला है गति या मोशन किसे कहते हैं। किसी वस्तु की स्थिति में लगातार बदलाव गति कहलाता है। ठीक है, मतलब कहने का है कि चेंज इन सिचुएशन और पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप चाहे तो मतलब जो आपके पास मटेरियल है उससे कर सकते हैं, ये थोड़ा सा गाइडेंस के लिए। ठीक है, और रेस्ट का मतलब होता है वो चीज़ अपनी पोजीशन पर ही है, वहीं पर है और वहाँ से जो है वो मूव नहीं कर रही है। ठीक है, उसके बाद होता है अदिश राशि क्या है। देखो, अदिश नाम से पता लग रहा है, अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं होती। ठीक है, बिना दिशा के। ठीक है, इंग्लिश में इसे स्केलर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया कि अदिश राशि किसे कहते हैं, बोलना जिस भौतिक इकाई में केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। परिमाण परिमाण मतलब एक वैल्यू है इसकी। जैसे चाल और जो दूरी है ना, वो अदिश राशि के उदाहरण है। और आपसे जब ऑप्शन में जैसे पूछ सकता है, वो लिख देगा इनमें से कौन सी अदिश राशि है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, आपको एक पे टिक करना होगा। या ये लिख के दे देगा कि चाल जो है वो क्या है, अदिश है, सदिश है, दोनों है या कुछ भी नहीं है, इस तरीके से। ठीक है, देखो चाल और जो दूरी है ना, वो बिना किसी डायरेक्शन के इसलिए होती है क्योंकि देखो, अगर मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, फिर इधर जा रहा हूँ, तो अगर मुझे बोला जाए कि कुल कितनी दूरी है, तो मान लो अगर ये 10 है, ये 5 है और ये 4 है, तो मेरे को पता है कुल दूरी कितनी बतानी पड़ेगी। 10 + 5 + 4 यानी कि 5 × 4 = 9, 19 बतानी पड़ेगी। ठीक है, और देखो पहले इसकी डायरेक्शन इधर की साइड थी, फिर इधर की साइड हो गई, लेकिन हम हर बार सबको जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए इसकी कोई दिशा नहीं, इसमें सभी को लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सदिश की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो इसमें एक दिशा को लिया जाता है। जैसे विस्थापन की बात करते हैं हम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं इंग्लिश में। अगर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ जा रहा हूँ, और अगर मैं यहाँ मुड़ गया, मान लो ये 10 है, ये 5 है और ये 10 है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ना इसका विस्थापन कितना होगा। तो जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो विस्थापन का मतलब होता है जो पहला जो बिंदु है ना, ठीक है, और जो लास्ट वाला बिंदु, उसके बीच की सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। सो स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम विस्थापन कहेंगे। तो इसका आंसर 5 आएगा, क्योंकि एग्जाम में ना न्यूमेरिकल में भी आया हुआ है। अब जो नोट्स है उसके थ्रू सारी चीज़ें तो एकदम नहीं बताई जा पाएंगी ना, तो इसलिए थोड़ा सा आपको खुद भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा गाइडेंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए, एक तरह से रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो अगर आपसे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे यहाँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, जैसे ए और बी, और यहाँ पर ऐसे मुड़ गया, ठीक है, यहाँ पर सी लिखा हुआ है और यहाँ डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ गया था कि अगर ए बी जो है वो यहाँ पर 4 दे रखा है और बी सी जो है वो 2 दे रखा है। ठीक है, और आपको जो सी डी जो है थोड़ा सा ये बड़ा था, ठीक है, तो यहाँ 4, ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, ये 4 तो 6 हो गया, ये 4 हो गया। आपसे पूछा गया कि इसमें ए से लेकर जो डी तक गया ना, उसकी टोटल डिस्टेंस बताइए। तो आप कितनी बताओगे डिस्टेंस, 4 और 2 6 और 4 10 बता दोगे। ठीक है, अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाती है, दूरी पूछी जाती है, तो आप 10 बताओगे। लेकिन अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, आप जो है ना पहला पॉइंट और जो एंड पॉइंट है इसको मिला दोगे। अब ये क्या बन गया, 90 डिग्री का बन गया ट्राइंगल। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम निकाल के, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके इस एडी को निकालना पड़ेगा। अब देखो ये पूरा का पूरा कितना है, 6 है, और ये पूरा का पूरा कितना है, 4 है। तो पाइथागोरस थ्योरम का आप यूज़ करेंगे तो आप आंसर निकाल देंगे। तो कितना आएगा पाइथागोरस थ्योरम में, आपको पता है ना, इन दो साइडों के स्क्वायर का टोटल करके इस साइड का जो आएगा, ठीक है, उसको टोटल करके फिर रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे अब 6 दे रहेगा तो 6 का स्क्वायर कर दोगे, 4 दे रहेगा तो 4 का स्क्वायर कर दोगे, फिर इसका रूट कर दोगे। तो 6 6 कितना होता है, 36, 36, 4 4 कितना होता है, 16 होता है। तो 6 6 कितना आ गया, 12, 3 और 1 4, और एक कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इस तरीके से 52 जो है वो रूट में आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। इस तरीके से आपको आंसर निकालना होगा। जैसे अब मान लेते हैं क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ये 8 है, ये 6 है, और आपको ये पॉइंट से ये पॉइंट तक निकालना है। तो अभी कैसे निकालेंगे, आप 8 का स्क्वायर कर देंगे, आप 6 का स्क्वायर कर देंगे, फिर इसका रूट कर देंगे। ठीक है, 64, 36 और 100 हो गया। अब 100 का रूट होता है तो आप पूरा निकाल देना 10। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं आएगा, इतना ऐसे ही आएगा जैसे 100 का रूट 10 होता है ना। अगर देगा भी तो इस तरीके से क्वेश्चन को देगा। ठीक है, उसके बाद देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट आ सकता है। तो आपने जो ऊपर पढ़ा है वहीं से आप बता सकते हैं कि ये अदिश होती है, ये सदिश होती है, ये कभी शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, ये शून्य हो सकती है। पता है शून्य कैसे हो सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है कि क्या डिस्प्लेसमेंट, क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है। देखो अगर आप इस पॉइंट पे हो,
अगर आप इस पॉइंट पर हो और आप घूम के वापस उस पॉइंट पर आ जाओगे तो आपका पहला और एंड का पॉइंट सेम हो गया, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, 0 आ गई। इस तरीके से ऐसा होता है इसके अंदर, समझ में आ गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इस तरीके से लिखिए, क्योंकि देखो ये मत सोचना कि जो जैसे डिफरेंस में लिखा तो डिफरेंस में क्वेश्चन आएगा, इसके अंदर से क्वेश्चन बना देता है। लेकिन हालांकि जिस प्रकार की सिचुएशन है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पेपर ईजी आएगा, ठीक है। लेकिन ये होता है कि जब हम एकदम नई क्लास का पेपर देते हैं ना तो हमें बहुत अजीब सा लगता है क्या होगा कैसे होगा। तो आप पेशेंस से आराम से 2-3 मिनट इस क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप अपना कॉन्फिडेंस गेन किया करो। अब ये कॉन्फिडेंस गेन कैसे होता है, पहला क्वेश्चन आपने देखा नहीं आ रहा, छोड़ दो, दूसरा तीसरा चौथा, जैसे पूरे पेपर में अगर 5-6 क्वेश्चन जो आपको सबसे अच्छा आते हैं पहले वो किया करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। फिर आप देखना बाकी आपको क्वेश्चन आसान लगने लग जाएंगे, क्योंकि माइंड के अंदर जब कॉन्फिडेंस बन जाता है ना तो पेपर ईजी हो जाता है। जब शुरू में हम क्वेश्चन करने नहीं आ रहा तो घबराहट और होती रहती है, फिर पेपर आधा घंटा तो वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो पहले मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आप ये कर सकते हो, बाकी आपको एक्सपीरियंस है तो आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी मेरा एक्सपीरियंस मानता है कि ऐसे बच्चों को करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से अंतर ये दे रखा है, ठीक है, दूरी विस्थापन से अधिक हो सकती है, ठीक है, देखो अधिक हो सकती है ना, जबकि विस्थापन दूरी से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। वास्तविक पथ और अंतिम पथ के बीच की दूरी है, ठीक है, वास्तविक पथ और अंतिम बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है। जो दूरी होती है ना, जैसे अगर आप यहाँ जा रहे हो तो इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, इसको भी लोगे, ठीक है। और जबकि विस्थापन की बात की जाए तो जो वास्तव का बिंदु और जो अंत का बिंदु के बीच की दूरी को, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया अच्छे से, उम्मीद कर रहा हूँ आगे होगा। अब फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ये एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन तो पक्का आने ही आना है। जब आपको ये ग्राफ बना हुआ देगा, आपको बताना होगा कि इसका नेम क्या है, या आपको ये दे देगा तो आपको बनाना होगा चित्र, दोनों में से कुछ भी दे सकता है, या ऐसे मैचिंग में दे सकता है, ठीक है। इस बार मैचिंग में आने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। अब देखो ये ध्यान रखना कि यहाँ लिखा क्या है, यहाँ समय लिखा है या दूरी लिखा है, ठीक है। और अब आप कहोगे सर यहाँ पर ये लाइन डली हुई है, ठीक है, तो देखो बिल्कुल अगर ये 42 डिग्री की लाइन बनी हुई है ना 45 डिग्री की, तो हम इसको बोलेंगे एक समान गति है, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है। और आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई लाइन नहीं बनी हुई, तो इसका मतलब है कि गाड़ी रुकी हुई है, विराम अवस्था में है। और अगर यहाँ पर ऐसे लाइन डली हुई है ना तब भी ये विराम अवस्था में है, ठीक है, सुनो मेरी बात। उसके बाद ये देखो ये है ना थोड़ा कर्व की तरह हो गया, तो इसे बोलेंगे असमान स्थिति है या असमान गति है, ठीक है। उसके बाद एक समान गति कहते कैसे, ये लिख दिया, यूनिफॉर्म मोशन कहते कैसे हैं। अच्छा मैं इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ एक बार, अच्छा लिखा हुआ मैंने, यूनिफॉर्म मोशन है एट रेस्ट है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन होता है व्हेन इक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, ठीक है। जब समान दूरी समान समय में तय की जाती है उसे हम बोलते हैं एक समान गति, ठीक है। व्हेन अनइक्वल डिस्टेंस इज कवर्ड इन इक्वल टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। जब असमान दूरी समान समय में तय की जाती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, आप इतनी दूरी करते हैं, फिर इतनी दूरी कवर करते हैं, इतनी दूरी कवर करते हैं, इतनी दूरी कवर करते हैं, हर बार आपको 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है। और ये 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर है, तो हर बार आपको 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप यूनिफॉर्म मोशन में हैं, ठीक है। और अगर आप क्या कर रहे हैं, आप जो है, ठीक है, असमान दूरी समान, जैसे 4 सेकंड में आप पहले यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर एकदम यहाँ पहुँच जाते हैं, फिर यहाँ पहुँच जाते हैं, तो इसमें क्या टाइम को 4 सेकंड लग रहा है, लेकिन आप दूरी कभी 4 मीटर करते हो, कभी 10 मीटर कर देते हो, कभी 12 मीटर कर देते हो, तो उसको बोलते हैं असमान, ठीक है। तो इसका फिगर ऐसे बनती है। ध्यान रखना मैंने यहाँ पर दूरी 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 लिखा हुआ है, मतलब डिस्टेंस लिखा हुआ है, और डिस्टेंस को एस से भी डिनोट करते हैं और डी से भी डिनोट करते हैं। तो कहीं एस लिखा आ गया, डी लिखा आ गया, कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। आगे देखो उसके बाद ये है वेग समय ग्राफ। तो वेग को वेलोसिटी बोला जाता है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी बोला जाता है। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। देखो अब ये लाइन पैरेलल है ना एक्सिस के, एग्जाम में घुमा के पूछता है कि अगर कोई जो गाड़ी जा रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस बोलते हैं ना इसको, एक्स अक्ष बोलते हैं, ये एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है। और अगर कोई एक्सिस के पैरेलल है और वेग समय ग्राफ है तो वो क्या दिखाएगा, आप बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन दिखाएगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पर समय और दूरी थी ना, तो यहाँ पर जब सीधी लाइन थी तो वो गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पर वेग लिखा आ गया और ये लाइन पैरेलल आ गई तो वो समान मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब है कि एक ही स्पीड से गाड़ी चली जा रही है। और इस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दूरी लिखा है ना, ये दूरी लिखा है, इसका मतलब है कि समय बीतता जा रहा है, दूरी उतनी है, सीधी है। तो यहाँ ये याद रखना कि अगर ये लाइन है दूरी समय लिखा है तो विरामावस्था में है। एग्जाम में घुमा के बोलेगा कि एक्स अक्ष के समांतर है, ठीक है, लेकिन दूरी समय ग्राफ में, तो बोलेगा वो गाड़ी रुकी हुई है। लेकिन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है लेकिन वो वेग समय ग्राफ है तो यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है।
और अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, देखो यहाँ वेग और समय लिखा है ना, और जब ये लाइन ऐसे बढ़ रही है तो हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। और यहाँ पर देखो जब ये ऐसे बना हुआ था तो इसको यूनिफॉर्म मोशन कह रहे थे। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन की दो पिक्चर हो गई, एक तो ये वाली हो गई जब दूरी समय ग्राफ लिखा है, दूसरी हो गई ये वाली जब वेग समय ग्राफ होता है। और जब ऐसे होता है तो उससे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, और ये डिकलरेशन है। देखो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो अगर त्वरण माइनस में है, इसको बोलते हैं ऋणात्मक। अगर त्वरण माइनस में नेगेटिव में है तो उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो आप बोलोगे उसका नाम मंदन गति होता है। ठीक है, डिकलरेशन होता है। क्या होता है? डिकलरेशन होता है। ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिकलरेशन कहते हैं, याद रखना, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, और देखो ये एग्जाम में ना ऐसी पिक्चर भी बनी आ जाती है, तो वो बोलेगा कि जैसे मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा ना, लिख देगा ABCD, तो बोलेगा AB क्या दिखाता है? तो आप बोलोगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखना लिखा क्या है। यहाँ पे वेग लिखा है, टाइम समय लिखा है, वेलोसिटी लिखी है और टाइम लिखा है। और ये क्या दिखाता है लाइन को? ये क्या दिखाता है? यूनिफॉर्म मोशन को दिखाता है, समान गति को दिखाता है। और फिर ये क्या दिखाता है? फिर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है। इस तरीके से पूछ जाता है। और ये किसको दिखाता है? देखो यहाँ पर वेग और समय लिखा है और ये ऐसे बना हुआ है, इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो जब इसमें देखो ध्यान से, ये देखो यहाँ दूरी समय लिखा था ना, और जब ऐसे बना तो उसे असमान स्थिति या गति कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ठीक है, और जब ऐसे बना हुआ आया था, ठीक है, तो जब ऐसे बना आया था तो इसे बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका मतलब समझ गए ना बच्चों? इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों को ध्यान में रख के फिर पता लगाना पड़ता है। ये मैंने इस पर इसलिए ज़्यादा टाइम दिया क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंट है, वही सेम अदिश राशि सदिश राशि, इसका फॉर्मूला लिख दो, इसका फॉर्मूला लिख दो। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला मतलब स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, नीचे टोटल टाइम भी लिख सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर 8 चैप्टर के क्वेश्चन वो बता दो। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम था तो इसलिए मैंने पहले जो भी डाले वो सिर्फ मतलब ऐसे ही डाल दिए, समझा नहीं। तो इसमें थोड़ा सा संडे था तो थोड़ा टाइम मिल गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में है कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है। ये क्वेश्चन ऐसा आते ही आता है। ठीक है, पिछले पेपर्स में बहुत बार आ चुके हैं। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना है ना, आप याद रखो आपको 1000 ऊपर 60 और 60 नीचे लिखना है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में 60 लिखा। अगर आपको फिर भी ये नहीं आ रहा तो आप रट लेना, जिनका थोड़ा एक्सपीरियंस अभी कम है क्योंकि टाइम पेपर का है। ठीक है, तो मैंने ये स्टेटमेंट यहाँ लिख दिया है, ये देखो। ठीक है, देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ, थोड़ा सा ये मुझे लग रहा है ब्लर है। ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। देखो इसको जब काटोगे ना तो 5/18 आएगा। तो आप सिंपल क्या करना, अगर आप किलोमीटर पर आवर देख रहे हो ना, जैसे ही किलोमीटर पर आवर देखो और बोले कि इसे मीटर पर सेकंड बदलना है, तो आप उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। और अगर वहाँ पर मीटर पर सेकंड देख लो, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे? ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन, ये देखो, ये मैंने क्वेश्चन करा ना। ठीक है, ये देखो, ये क्वेश्चन में 72 एग्जाम में आ गया कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो आप 72 को सिंपल क्या करो, क्या रूल है, किलोमीटर को अगर मीटर में बदलना है ना, अगर आप इससे नहीं करना चाहते ना और आसान से आप क्या करोगे, यहाँ देखो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपल देखो, जैसे ही 72 आएगा आपका, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर 72 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हमें मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो किससे गुणा की जाती है? तो आप बोलोगे 5/18 से की जाती है। ठीक है, 18 चौक कितना होता है? 72, 5 चौक 20, देखो 20 ही आ रहा है। आ रहा नहीं आ रहा? इस तरीके से। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है तो आपको क्या करना, उल्टा कर देना, 18/5 से कर देना। तो 5, ठीक है, चौक 20, 18 चौक 72। देखो मैंने इसलिए ये क्वेश्चन लिया था, देखो जब 72 को मीटर पर सेकंड में तो 20 आ रहा है और 20 को दोबारा बदल तो 72 ही आ रहा है ना। इसलिए ऐसा क्वेश्चन लिया कि आप भी चेंज कर करके ऐसे कर ले। जैसे आप यहाँ पर ना एक एग्जाम्पल अपने आप से ले लेना, 60 ले लेना, क्या ले लेना, 60 ले लेना। ठीक है, या 30 ले लेना, फिर उसको बाद उसको बदलना, फिर जो आंसर आएगा फिर उसको फिर बदलना। अगर आपका सेम आ जाता है तो इसका मतलब यू आ रहा है इंटेलिजेंट। ठीक है, वैसे भी हो लेकिन थोड़ा सा मतलब समझ गए ना आप? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो उसके बाद है एवरेज स्पीड। ये मैंने सिर्फ फॉर्मूले लिखे हैं,
एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो एवरेज स्पीड सिंपल है, आपने जितनी डिस्टेंस कवर करी जितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में दे देगा, क्योंकि 5 नंबर का ना एक ऐसे पूरा बड़ा क्वेश्चन आएगा, उसके अंदर केस स्टडी टाइप आएगा, फिर नीचे 5 क्वेश्चन दे देगा। तो जैसे आप मान लो ये क्वेश्चन आ गया, ऐसे उसने क्वेश्चन बना के दे दिया, वो बोलेगा इसकी टोटल डिस्टेंस बताइए, तो आप इसको जोड़ दोगे। फिर पूछेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो इस वाले पॉइंट से आप निकालोगे। तो पहले यहाँ पर पाथवे के थ्योरम लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, फिर आपसे पूछ लेगा कि उसमें एवरेज स्पीड निकाली है। ठीक है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकाल के और जितना टोटल टाइम लगा होगा क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको डिवाइड कर देंगे। और अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी बोल रहा है तो उसको v + u/2 कर देंगे। पता ना v किसे कहते हैं और u किसे कहते हैं। जैसे मैं यहाँ से मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पीड होगी उसे u कहेंगे और जो यहाँ पर होगी उसे v कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों की स्पीड को जोड़ के अगर आधा कर दूंगा तो उसे एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, ये देखो, एक तो ये वाला है v + u/2 और एक ये वाला है टोटल डिस्प्लेसमेंट फॉर्म में टोटल टाइम। तो इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, और टोटल, ठीक है, और अब आ जाओ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला a = v - u/t, आपने अच्छे से देखा होगा, ड्राइव करने के लिए भी आता है, मैं नीचे दिखा दूंगा इस तरीके से। और अगर डिक्लेरेशन लिखा आ गया तब भी कोई फॉर्मूला लगाना, बस वो माइनस में होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये आगे देखो, चलो ये ना इसको इग्नोर करो, ये दूसरा पेज था। ठीक है, तो फ़ोटो खींची थी तो उसी में आ गया। पेज नंबर 5 पे आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि ए और जो बी है ना, इनमें से कौन सी वस्तु का वेग ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। चलो गैस करो किसकी ज़्यादा होगी वेलोसिटी। ए की होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा वो ऊपर होगा उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। बस इसमें इतना ही काफ़ी है। स्पीडोमीटर जो है वो चाल मापी बोलते हैं हिंदी में, ये चाल मापने का कार्य करती है। ओडोमीटर जो दूरी मापने का कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर न्यूमेरिकल पिछले साल से मैं देख रहा हूँ आ रहे हैं। वृत्तीय गति होते ये, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलेशन है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, आप सपोर्टिंग मटेरियल में देखेंगे तो उसमें भी लास्ट में मिल जाएगा, बुक में भी लास्ट पे ही है ये। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाली उसी से कर लेना। बाकी एक बार समझा रहे थे, इसमें कह रहा है कि इफ़ अगर हम यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ में एक समान गति से विचरण करती है तो ऐसी स्थिति एक समान गति कहलाती है। मैं एक बार इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। इंग्लिश में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन इट इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब स्पीड धीरे करके भी सुन सकते हैं, उसे नोट कर सकते हैं। एक बार दोबारा फिर भी बोल देता हूँ, इफ़ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ with uniform speed then it is said to be executing, मतलब उसका पूरा होना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो इस पर ना न्यूमेरिकल ज़्यादा आया हुआ है। ठीक है, आप जो मैंने नीचे अपने क्वेश्चन बना के लिखा भी है आपको समझाने के लिए, v = 2πr/t था। ठीक है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में बता रहा हूँ, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की रेडियस आपको 7 दे रखी है और टाइम जो 5 मिनट दे रखा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको यह क्या निकालना है, v निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बात सुन लो मेरी बात ध्यान से, आपको मीटर/सेकंड में निकालना है। और इसमें जो है मैंने जानबूझ के ऐसा लिया है, यहाँ सेंटीमीटर में दे रखा है या मिनट में दे रखा है, तो आप इस सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो आप 7/100 कर देंगे। ठीक है, और मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने मेंशन कर दिया था क्योंकि मुझे लग रहा था केवल मैं ये सिर्फ नोट्स से डालूंगा, समझाऊंगा नहीं, तो इसलिए मैंने लिख दिया था। लेकिन मुझे थोड़ा, आप जानते हैं कि थोड़ा टाइम मिल गया, तो मैंने कहा चलो समझा देते हैं। तो इस तरीके से v निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr में टाइम होता है, ये देख लें। फिर इसमें सीधा वैल्यू पुट करना, सोल्व करना तुम्हारा काम है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा सोल्व कर दिया है और उसके बाद आप इनकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे, पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन इतना मुश्किल लगेगा, बहुत ईजी अमाउंट आ गया, आराम से कट कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अगला है कि ऐसे यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, ये एग्जाम में ऑप्शन में टिक करने को ज़्यादा आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, मैं अब इंग्लिश में भी बोलता रहूँगा। ठीक है, ये है वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, ये है स्पीड। ठीक है, स्पीड की क्या होती है, मीटर/सेकंड होती है। यह है डिस्टेंस,
ठीक है। और इसकी क्या होती है, मीटर होती है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है, मीटर होती है, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद ये एक्सेलरेशन, अगर डिक्लेरेशन आ गया तब भी वही है, ठीक है, ठीक है। एक्सेलरेशन इसकी क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये है द्रव्यमान मतलब मास, मास की क्या है, केजी, ठीक है। और साथ का लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम वेग प्रारंभिक वेग मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, मतलब वेलोसिटी लिखा आ गया ना तो हमेशा मीटर पर सेकंड लिखना। और ऐसी एनर्जी वाली जो होती है ना, मैं पहले ये लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी तो वही हो गया, ठीक है। देखो एनर्जी कोई भी आ जाए ना, मैंने इसमें एनर्जी की लिखी नहीं है, एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है। एनर्जी कोई भी एनर्जी आ जाए, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, जितनी भी इन सबकी जूल होती है, ठीक है। समझ में आ गई, GULE, ठीक है। और जो वर्क है ना, वर्क की भी क्या होती है, जूल होती है। वैसे 11 चैप्टर में है तो मैंने थोड़ा बहुत इसे बता दिया। और टाइम की तो सबको पता है, सेकंड होती है, ठीक है, सेकंड। उसके बाद मैंने लिख दिया कि एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसके बाद ये कह रहा है आगे ना, मैंने क्वेश्चन को बता दिया था कि ऋणात्मक त्वरण का दूसरा नाम क्या है, मतलब जो नेगेटिव जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हम मंदन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, डिक्लेरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन कहते हैं, हिंदी में मंदन कहते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन मैंने कर दिया कि जैसे एक ड्राइवर है और वो 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड तक चला रहा है और 5 सेकंड में वो जहाँ 25 से 10 तक जहाँ पर भी गया वो, उसे 5 सेकंड लगते हैं। तो इसको आपको एक्सेलरेशन निकालना। आप देखो दोनों सिचुएशन में गाड़ी चल रही है, पहले वाले को U बोलेंगे, दूसरे वाले को V बोलेंगे, ठीक है। टाइम दे रखा है 5 सेकंड। हमें एक्सेलरेशन पूछा है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, V माइनस U अपॉन में T होता है। अब आप इसमें पुट कर दो, माइनस का 3 आ गया। देखो आप ध्यान सुनो, मैंने लिखा है मंदन, जब मैंने मंदन लिखा तो -3 नहीं लगाया, माइनस नहीं लगाया, और जब मैंने त्वरण लिखा तो माइनस लगा। तो आपको ये याद रखना कि एग्जाम में भी अगर मंदन लिखा आ गया 4 ऑप्शन पे, तो मंदन में फिर मंदन मतलब घट रहा है तो फिर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो त्वरण आ रहा है तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा। चलो उसके बाद देखो ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जैसे ये है एग्जाम में आ गया, मान लो आ जाए, तो ये बोल रहा है ये टाइम दे रखा है, ये डिस्टेंस दे रखी है, तो आप इसको ड्रॉ करने हैं। सामने लिखा, यहाँ पे दूरी लिखी, और यहाँ पर जो भी आप लेंगे वो टेबल लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 2 का टेबल ले लिया, यहाँ मैंने 4 का टेबल ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से लेना, टाइम हमेशा नीचे आएगा, तो यहाँ 2 का पहाड़ा लग रहा था, 16 11 तक था, तो हमने क्या ले लिया, 4 का टेबल ले लिया। उसके बाद हमने ड्रॉ करा। देखो कैसे ड्रॉ करते हैं, 0 पे 0 है, 0 पे क्या है, 0, तो ये वाला पॉइंट आ गया। तो इसके बाद क्या है, 2 पर 1 है, तो 2 पर 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें कितना देर का, 4 पर 4 ही है, तो इस तरीके से 4 पर 4 डाल दिया। ये वाले बिंदु को इग्नोर करना, ठीक है। उसके इस तरीके से हमने देखा, तो बना रहे थे ना हम, तो ये पहले ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे, 1 मिनट, ठीक है, पहले ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। तो आप देख सकते हैं सीधी लाइन नहीं बन रही, तो हम बोलेंगे यह असमान गति है, या आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो आप लोग नहीं, ये एक समान गति नहीं है, ये असमान गति है। जैसे आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसने जो पूछा था उसका आंसर हमने यहाँ दे दिया। क्लियर हो गया। इससे पूछा था क्या ये एक समान गति है, तो आप बोलोगे नहीं, ये एक समान गति नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे बिल्कुल एक सीधी लाइन नहीं बन रही, ठीक है।